हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। आरपीए एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग अभी डेली करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं एंड आज की डेट है 5th ऑफ जुलाई। तो 4th ऑफ जुलाई के न्यूज़पेपर में आने वाले सभी न्यूज को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ में। तो हमारी पहली न्यूज किसके बारे में है कि भाई एमएसएमई सेक्टर जो है वो बैकबोन बन रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और किस तरीके से यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया जा सकता है उसी के लिए कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है जो अभी हाल फिलहाल में आपका न्यूज में रहा था। तो क्या है यहाँ पर एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में देखा जा रहा है। तो क्या कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट अकाउंट्स फॉर 30.1% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इंडिया का जो जीडीपी है उसका 30.1% कहाँ से आ रहा है, अब हमें एमएसएमई सेक्टर से मिल रहा है। इसके अलावा 35.4% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की वजह से हमारे पास में आ रहा है, जो कि हमारे एमएसएमईज का, ठीक है, टोटल आउटपुट है। उसमें से 35.4% किधर से आता है, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। एंड यहाँ पर 45.73% इंडिया जो है वो यहाँ पर आप देखोगे कि उसके जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका हमारे पास में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर 45.73% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स में, राइट। चलो, अब बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। तो 6.5 करोड़ एमएसएमई जो हैं वो उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल्स के थ्रू रजिस्टर्ड देखे गए हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 28 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है एमएसएमई से, जो आप देख सकते हैं कि भाई 15 गुना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है इन लास्ट 5 इयर्स। अब अगर मैं बात करूं उद्यम पोर्टल की, तो उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल, मेजरली उद्यम पोर्टल तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्च कब हुआ था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये लॉन्च हुआ था जुलाई 1 2020 में। एंड यहाँ पर आप फ्री पेपरलेस सेल्फ डिक्लेयर्ड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है ये। तो आप आसानी से यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने एमएसएमई को। 3.80 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद में उद्यम असिस्ट पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 11 2023 में, और डिजाइन हुआ यहाँ पर इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए डिजाइंड है ताकि फॉर्मल बेनिफिट्स हम यहाँ पर एक्सेस कर पाए। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको पता है एमएसएमईज को भी बोला गया है कि भाई आप एमएसएमईज को भी लोन दो, तो यहाँ पर वो भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं दोनों ही पोर्टल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट अगर बात करें पीएम विश्वकर्मा स्कीम, विश्वकर्मा आपके किससे रिलेटेड है, आर्टिसंस और क्राफ्टमैन पीपल के लिए है ये, जो कि हाथ और यहाँ पर टूल्स का यूज करते हैं, बेसिकली मेजर मशीनरीज यूज नहीं कर रहे हैं ये। तो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को ये कवर करता है और यहाँ पर आपको एंड टू एंड सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो स्किल ट्रेनिंग, टूल किट, इंसेंटिव्स और क्रेडिट, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंडर। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड की जाती है। ये एक सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेस की, भाई आप यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करोगे अगर, तो आपको यहाँ पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका है, 80.33 लाख इंडिविजुअल्स को यहाँ क्या मिल चुका है, एम्प्लॉयमेंट। 80% एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में यहाँ पर क्रिएट हुआ है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज गोइंग इन न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम और एग्जाम्स में भी आ रहा है। कौन सा है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, सीजीएस। इंप्लीमेंट किसने किया इसको, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ने। अच्छा, इसके आने से 1.18 करोड़ क्रेडिट गारंटीज जो है वो अप्रूव हो चुकी हैं। क्रेडिट यहाँ पर 9.80 लाख करोड़ रुपीस का गारंटी किया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर गारंटीज जो है अप्रूव की गई हैं 2024-25 में अकेले। बेनिफिशियरी बेस की अगर हम बात करें तो ये आपका 2029 तक ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। स्पेशल फोकस किस पर रखा जाएगा, एससी एसटी और विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर,
ठीक है। एमएसएमई समाधान पोर्टल की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल है कि आप आसानी से पेमेंट डिलेज जो हो रही हैं उसको रिजॉल्व कर पाओगे। पेंडिंग केसेस की अगर हम बात करें तो 93,000 थे अक्टूबर 2017 में, अब ये केवल 44,000 रह गए हैं। ठीक है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जो हैं जीताराम मांझी, इन्होंने विजिट किया था यहाँ पर मुंबई में कुछ इंस्टीट्यूट्स को। कौन कौन सा? एक तो आईडीएमआई और एक केवीआईसी। तो आईडीएमआई क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ऑफिस को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिव्यू की इन्होंने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर। इसके अलावा जो चंद्रयान कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी इन्होंने ऑब्जर्व करा था। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एमएसएमई मिनिस्ट्री बॉडीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो केवीआईसी कॉइर बोर्ड, कॉइर क्या होता है? जो नारियल होता है ना, नारियल के बाहर का जो वो घास घास जैसा रफ एरिया होता है वो कॉइर होता है, तो उससे काफी सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे जूट से बनाई जाती है। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने यहाँ पर देखा और बोला कि भाई ये विलेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल यूनिट्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन जो हुआ है यूपीएस का वो कब हुआ था? ये पहले तो लॉन्च की गई है सिविल सर्वेंट रिक्रूट्स के लिए, जो भी यहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद में लोग आते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। तो इसके अलावा इफेक्टिव ये कब से है? 1 अप्रैल 2025 से। तो ये वन टाइम ऑप्शन है हमारे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कि वो एनपीएस से यूपीएस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। यूपीएस में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है एनपीएस फ्रेमवर्क के अंडर ही। तो ऑपरेशनलाइजेशन इसकी कैसे होगी? रेगुलेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर पीएफआरडीए रहेगा। रेगुलेशन जो है वो आपका पीएफआरडीए ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस रेगुलेशन 2025 है। नोटिफिकेशन डेट इसकी यहाँ पर 19 मार्च 2025 रहेगी। टैक्स बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं वो देख लो। तो यहाँ पर पैरिटी रहेगी एनपीएस के साथ में, मतलब जितना हमें एनपीएस में बेनिफिट्स मिल रहे हैं वही बेनिफिट्स हमें यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इक्वल टैक्स ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉइज ऑप्टिंग फॉर यूपीएस एंड सब्सटेंशियल टैक्स रिलीफ और सेविंग्स मिलेंगी एलिजिबल एम्प्लॉइज को। गवर्नमेंट का विजन क्या है कि यहाँ पर रिटायरमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और टैक्स एफिशिएंट पेंशन ऑप्शंस हो, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग जो है उसको हम स्ट्रेंथन करें, ताकि यहाँ पर हमारी जो भी पेंशन स्कीम्स हैं उनको हम पहले रिफॉर्म करेंगे जिससे कि उनको हेल्प हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया है? अब यूपीएस आ गया है किसकी जगह पर? यहाँ पर आपके एनपीएस की जगह पर। ठीक है। अच्छा, अब एक ये वर्ड है म्यूटेटिस म्यूटांडिस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि यहाँ पर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो दो केस या दो सिचुएशंस, तो यहाँ पर हम दो स्कीम्स जो हैं उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर आप चेंजेस ला रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी खास इफेक्ट नहीं आएगा, ये भी बात बोली गई है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया ने स्टैब्लिश किया है फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इक्विन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट। अब इक्विन डिसीज क्या होती है? देखो, एक वायरल या फिर इंफेक्शियस डिसीज जो होती है ना हमारे यहाँ हॉर्सेस को, ये उनके लिए होती है इक्विन डिसीज। ठीक है। तो ये जो सेंटर है ये कहाँ पर बना है? ये बना है मेरठ में। अगर आप लोग कभी मेरठ गए होगे तो मेरठ की सबसे सुंदर लोकेशन ना मेरठ कैंटोनमेंट ही है। अगर आप कभी भी मेरठ गए हो विजिट करने, तो ये वहीं पर स्टार्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज है, वहां पर ये स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्या है, घोड़ों के तबेले होते हैं ना, तो वहां पर ही ये एक पूरा का पूरा इक्विन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो बेसिकली जो बीमारी है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, देख रहे हो कितना कमजोर हो गया है ये और इसको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसी के लिए है ये। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पर मिला है बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ।
तो इंडिया का पहला इक्विन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स है, क्योंकि लाइव स्टॉक वगैरह से रिलेटेड हो गया, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नबार्ड का या फिर IBPS SO का बाकी भी एग्जाम्स में देखो पूछा जा सकता है, पहली बार इस तरह का कुछ इंडिया में ओपन हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। अब ये कंपाइल कर रहा है विद कंप्लाई कर रहा है विद WAS टेरिस्टेरियल एनिमल हेल्थ कोड फॉर कंपार्टमेंटलाइजेशन। एंड यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल मूवमेंट जो है इंडियन स्पोर्ट हॉर्सेस की, उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं कि अब आप यहाँ पर इंडिया में भी हॉर्स रेसिंग और ये सारी चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन स्पोर्ट हॉर्सेस जो है वो अब ट्रेवल भी कर सकते हैं और ग्लोबली कम्पीट भी कर सकते हैं। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, हाई वैल्यू हॉर्स ट्रेड, इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इन सब में यहाँ पर अब इंडिया पार्टिसिपेट कर पाएगा। डिजीज इंडिया इज फ्री फ्रॉम EDFC स्टेटस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो EDFC स्टेटस में अब यहाँ पर फ्री हो गया है। तो कहाँ से हो चुका है? इक्विन इन्फेक्शन, अनीमिया नहीं होता, इक्विन इन्फ्लुएंजा नहीं है, इक्विन पायरोप्लास्मोसिस नहीं है, ग्लैंडर्स और सुर्रा। नाउ डू यू हैव टू लर्न ऑल दिस? यस, यू हैव टू लर्न। ये क्या है? ये बीमारियों के नाम हैं जो कि यहाँ पर इक्विन डिसीज के अंडर आते हैं, और इंडिया में अब हॉर्सेस को ये डिसीज नहीं होती है, एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है। इंडिया जो है फ्री रहता है, हो गया है अमेरिकन हॉर्स सिकनेस से 2014 से, ठीक है। अब बायो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस मेजर्स की अगर हम बात करें, तो ऑपरेट करेगा ये रोबस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंडर, जहां पर हम डिसीज एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल्स लेकर आएंगे कि भाई डिसीज जो है उसको हम कैसे कैसे कर यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल, हाइजीन, फिजिकल सिक्योरिटी एंड सैनिटेशन, एनिमल हेल्थ मॉनिटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और कॉन्टिन्यूअस सर्विलेंस हम रखेंगे। कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पर कौन कौन सी एजेंसीज हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर, डायरेक्टरेट ऑफ रीमाउंट वेटरनरी सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्योंकि मेरठ आपका यूपी में आता है, तो वहीं पर ये आपका बन रहा है, तो ऑफकोर्स उनका डिपार्टमेंट तो रहेगा ही। अगर हम बात करें एक मॉडल जो है हमारे अदर एनिमल सेक्टर्स के लिए, तो इंडिया रेप्लिकेट कर रहा है कंपार्टमेंटलाइजेशन मॉडल पोल्ट्री सेक्टर के लिए, ठीक है। मुर्गी वगैरह जहां पर होती हैं, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री कंपार्टमेंट। इसके अलावा यहाँ पर प्रमोट करेंगे सेफ एक्सपोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जैसे एग्स वगैरह आपके हो गए, चिकन्स हो गए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक नेशनल आउटकम क्या है? बायो सिक्योरिटी और डिसीज प्रिपेयर्डनेस रहेगी, सेफ ट्रेड, एनिमल हेल्थ सिस्टम और एक्सपोर्ट रेडीनेस रहेगी। इंडिया में तो मतलब एक्सपोर्ट होता ही नहीं था ना, इतना गंदा क्वालिटी माना जाता था। चलो, INC WMC इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल माइनिंग कंक्लूड कहां पर हुई है? हैदराबाद में। तो लोकेशन तो एनीवेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या है? सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस। कि अब हम जो माइनिंग करेंगे कोल की या फिर गोल्ड की या किसी भी मिनरल्स की, तो हम यहाँ पर सस्टेनेबल मेथड्स यूज करेंगे, रिस्पॉन्सिबल माइनिंग करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली जो हैं उन्हें यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे माइन क्लोजर के टाइम पर। इससे रिलेटेड लास्ट क्लासेस में मैंने एक पॉलिसी भी बताई थी कि भाई माइन क्लोजर के लिए उन्होंने बोला है कि जो लोग हैं, जो लेबर वहां पर पार्टिसिपेट करती है, उनका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उनको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा पॉलिसी डिस्कशन और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात हुई है। चीफ गेस्ट यहाँ पर जी किशन रेड्डी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर है कोल एंड माइंस के। की इनिशिएटिव्स कौन से लॉन्च हुए हैं? मिशन ग्रीन बुकलेट हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में विजन डॉक्यूमेंट्स आपकी आई हैं ऑन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, रिक्लेम फ्रेमवर्क आपका है, एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल है यहाँ पर ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और 24th नेवेली बुक फेयर, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट हुई हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे और क्या है? नॉलेज की बात की गई है कि भाई शेयरिंग एंड डिस्कशन जो है वो हमारा किस पर फोकस्ड रहेगा? तो ये हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा आपका सस्टेनेबल माइनिंग प्रोडक्ट्स पर, मॉडल्स पर, इनोवेटिव क्लोजर प्रैक्टिसेस के ऊपर, इसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन की, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सभी की कंपनीज को हम लेकर चल रहे हैं। तो कोल इंडिया, एनएलसी, एससीसीएल, देखो बहुत सारी कंपनीज होती है तो नाम याद करने की इतनी जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज याद करना होता है। तो देख लो क्या क्या है यहाँ पर, स्टील से रिलेटेड है, कोल से रिलेटेड है, कॉपर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी आपकी कंपनीज आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट आते हैं एक्नॉलेजमेंट की बात करें अगर, तो यहाँ पर थैंक्स वगैरह इन्होंने बोला है। आउटकम देख लो, पॉलिसी इनोवेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव एक्शंस, ग्रीनर, सेफर और इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर इंडियाज माइनिंग सेक्टर। कहां पर हुई है वो याद रखना, हैदराबाद में हुई है, ठीक है। यूनियन कोल मिनिस्टर का नाम बताओ क्या है, श्री जी किशन रेड्डी, ओके। इसके अलावा ये रिक्लेम फ्रेमवर्क हमने लास्ट क्लासेस में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से जाकर पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ, नदर्न रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, कहाँ हुआ है ये हुआ है आपका देहरादून उत्तराखंड में। थीम क्या है, अनलॉकिंग द वास्ट पोटेंशियल ऑफ एविएशन सेक्टर। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। अब की डिग्नेटरीज आपके यहाँ पर ये लोग आए हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें बात हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर पहली बार ऐसी रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है टू प्रमोट सेंटर स्टेट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, किसमें, सिविल एविएशन में। बताना कौन सी स्कीम थी आपकी सिविल एविएशन से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट उड़ान। फिर यहाँ पर 100 से ज्यादा एविएशन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स जो है उनका पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला। फिक्की और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का सपोर्ट देखने के लिए मिला। यूनियन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू ने यहाँ पर बोला है कि लास्ट 10 इयर्स में 88 न्यू एयरपोर्ट्स जो हैं वो खुले हैं, 60 एडिशनल फ्लाइट्स हर घंटे यहाँ पर आपकी उड़ने लगी हैं। फ्लाइंग इन इंडिया इज नाउ मोर एक्सेसिबल, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है, टीयर 2 और टीयर 3 का सिटी डेवलपमेंट, हेलीकॉप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है हर जगह, उड़ान का एक्सपेंशन और एफटीओ एंड एमआरओ हब्स बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेटेजिक टेक अवेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, उड़ान कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की गई है और एनहांस करना है एविएशन ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कैपेसिटी। अब ये वही विकसित भारत है 2747, इसकी बात की गई है कि रीजनल एम्पावरमेंट करना है, एनहांस्ड एयर कनेक्टिविटी हमें लेकर आनी है। उड़ान स्कीम की बात करो तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको लेकर आई थी, कब लेकर आई थी, अप्रैल 27 2017 में लेकर आई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, अफोर्डेबल वाइड स्प्रेड यहाँ पर एयर ट्रेवल बनाना है। कैसे बनाएंगे, जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे टाउन्स में और मेजर सिटीज में, उनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, सब्सिडाइज्ड एयर फेयर्स हैं, ठीक है, तो लोगों के लिए सस्ता पड़ेगा तो लोग ट्रैवल करेंगे। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एयरलाइंस, देखो कुछ लोगों का ना केवल सपना होता है, ऐसे सपने भी होते हैं लोगों के सच में, कि भाई हम एयरपोर्ट प्लेन से एक बार यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। क्यों, क्योंकि सबको देखो सभी का मन करता है ना, जो चीज कुछ लोगों के लिए बेसिक होगी कुछ लोगों के लिए वो लग्जरी होती है। तो ऐसे में ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम यही था कि इन लोगों का सपना पूरा किया जाएगा। अब पूरा पैसा हो सकता है वो लोग खुद से ना दे पाए, तो सब्सिडाइज्ड एयर फेयर्स लाएंगे। अब ऐसी जगह पर फ्लाइट चलाओगे तो कहीं ना कहीं लॉस में ही चलेगी इनिशियली, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा देगी, ठीक है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव था, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा चल भी रहा है। बस प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्राइवेट, अभी सारी की सारी कंपनी तो इंडिया में प्राइवेट है, अब वो लोग तो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो वहीं पर थोड़ा सा फ्लाइट्स कम रहती हैं, बाकी सब अच्छा चल रहा है। टाइप्स ऑफ स्कीम क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है। और यहाँ पर फेयर कैप आपका कितना है कि भाई यहाँ पर 2500 रुपए से ज्यादा का आपका टिकट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो लॉसेस एयरलाइंस के शेयर करती है ताकि ऑपरेशंस इंश्योर होते रहे, ऑपरेशंस चलते रहे। एयरपोर्ट्स यहाँ पर टीयर 2, टीयर 3 और रिमोट एरियाज वाले कवर होते हैं। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज आपको पता है ना किस तरह से होती हैं। स्टेक होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड प्राइवेट एयरलाइंस। आरसीएस उड़ान कंपोनेंट्स आपके पास में अलग अलग आए थे। तो अभी उड़ान 5.2 2023 में चल रहा था, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर। 500 रूट्स आपकी, मोर देन 500 रूट्स ऑपरेशनल हो चुकी हैं।
100 एयरपोर्ट्स यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स, वाटर एयरड्रोम्स जो हैं वो रिवाइव किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को बेनिफिट मिल चुका है। टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट और रीजनल इकोनॉमी सभी को बूस्ट मिला है। नेक्स्ट आ जाओ, डिफेंस एक्विजिशन की बात हो रही है। डिफेंस एक्विजिशन में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जिसे डीएसी भी बोलते हैं, इन्होंने 10 डिफेंस प्रपोजल्स वर्थ 1.05 लाख करोड़ रुपीस के यहाँ पर अप्रूव करे हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग जो है चेयर की थी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। टोटल प्रपोजल्स जो इन्होंने क्लियर करे हैं वो 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, 1.05 लाख करोड़। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, बाई इंडियन, ठीक है, इंडिजीनियसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, कि भाई इंडिया में ही यहाँ पर आपने डिजाइन किया है, इंडिया में ही डेवलप किया है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया। अदरवाइज क्या होता है, आपको ना टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से आ जाती है, कंपोनेंट्स आप दूसरे देश से खरीदते हो और इंडिया में असेंबल कर देते हो, लेकिन अब वो नहीं है, आप सारी चीजें ही इंडिया में करोगे। तो मेजर अप्रूवल्स क्या क्या मिले हैं, सबसे पहले आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, तो यहाँ पर मोबिलिटी और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, तो यहाँ पर हम अपना साइबर और इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस जो है उसको बूस्ट करेंगे। कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेटेड बनाएंगे यहाँ पर हमारी ट्राई सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एयर फोर्स हो गई, आर्म्ड फोर्स हो गई या फिर आपकी नेवी हो गई, सभी को यहाँ पर सभी के लिए हम एक कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स आपकी जो है, ठीक है, इन्हें हम यहाँ पर इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेंगे। नेवल स्पेसिफिक प्रपोजल्स की बात करें तो मूड माइंस, यहाँ पर कोस्टल और मैरीटाइम डिटरेंस आप देखोगे। माइन काउंटर मेजर व्हीकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करोगे अंडर वाटर माइंस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पर मान लो हमारी किसी एनिमी कंट्री ने अंडर वाटर कोई माइंस वगैरह कुछ भी हमारे पास भेजा, तो यहाँ पर अपन के जो वेसल्स हैं वो उसे काउंटर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर डेटरेंस क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं इस तरीके की अपनी खुद की वो बनाएंगे माइंस जो कि दूसरे उनको आने से रोकेंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक सर्वेलेंस रखेंगी। सुपर रैपिड गन माउंट, तो हाई स्पीड नेवल आर्टिलरी की बात हो रही है। इसके बाद में सबमर्सिबल ऑटोनोमस व्हीकल्स आप वेसल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो अनमैन्ड अंडर वाटर ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, तो यहाँ पर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है उसको इनहांस किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यहाँ पर अंडर सी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज का पैक्ट जो है क्या वो साइन करा है, ताकि अपनी जो कैपेबिलिटीज है उन्हें हम बूस्ट कर पाए। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक डिफेंस रिसर्च पैक्ट को यहाँ पर साइन करा है, ताकि डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स एंड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो है उसको इम्प्रूव कर पाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही जगह पर अपनी सबमरीन्स को भेज भेज कर ना बार बार कुछ ना कुछ उंगली करता रहता है, तो इसी वजह से एग्रीमेंट्स किस किस के बीच में हुए हैं, नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी डीआरडीओ, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने किया है। यहाँ पर अब ज्वाइंट डेवलपमेंट की जाएगी सबमरीन डिटेक्शन एल्गोरिथम्स की। ठीक है, कि भाई यहाँ पर आप किस तरीके से नए एल्गोस लेकर आओगे और यूटिलाइज करोगे टोड एरे अकाउस्टिक टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, देखो कुछ ना आप माइक्रोफोन्स बना दोगे, ठीक है, अब कोई सबमरीन आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसका जो साउंड है अब वो यहाँ से अंडर वाटर है, अंडर वाटर आपके व्हीकल्स हैं, अंडर वाटर यहाँ से साउंड जाएगा और फिर आप उसे सुन पाओगे। ठीक है, तो माइक्रोफोन्स की तरह होते हैं ये। टारगेट मोशन एनालिसिस करने के लिए एनहांस पैसिव डिटेक्शन मेथड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। ठीक है, अब टोड एरे अकाउस्टिक सिस्टम क्या होते हैं, तो देखो ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक लॉन्ग लीनियर एरे है हाइड्रोफोन्स का। हाइड्रोफोन्स के हैं जो माइक्रोफोन्स आप वाटर में यूज कर रहे हो टवर्स शिप्स और सबमरीन्स। तो ये अंडर वाटर साउंड जो है सबमरीन्स के, वॉरशिप्स के, उनको डिटेक्ट कर लेगा और सिग्नल्स जो हैं वो प्रोसेस करके यहाँ पर टारगेट लोकेशन एंड मूवमेंट देख ली जाएगी कि भाई यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, इंडिया रिज्वाइन कर रहा है यूनिकोड कंसोर्टियम एज सपोर्टिंग मेंबर विद वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स भी यहाँ पर इसको मिल रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका किसके थ्रू आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के थ्रू आएगा। तो इंडिया और यूएसए जो हैं, दो ऐसी गवर्नमेंट्स हैं इन द वर्ल्ड जिनके पास वोटिंग राइट्स रहेंगी यूनिकोड कंसोर्टियम के लिए। की हाइलाइट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि भाई इंडियन स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस जो हैं डिजिटली हम उनको प्रमोट करेंगे अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो कि टेक्स्ट को और इमोजी एनकोडिंग को यहाँ पर आपके लिए स्टैंडर्डाइज करती है। फी क्या है मेंबरशिप के लिए, तो $20,000 एनुअली आपको देने रहेंगे, 17 लाख रुपए। वोटिंग राइट्स यहाँ पर इंडिया के पास 0.5 वोट है, ठीक है, यूनिकोड टेक्निकल कमिटी में। बेसिकली पैसा दो और जो ले रहा है वो लो, ये वाला सिस्टम है इनका। अच्छा, प्रीवियस मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया पहले इसका मेंबर था 2000 से 2019 में, फिर यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए 2021 में बना था। अदर इंडियन मेंबर्स जो हैं, तमिल वर्चुअल एकेडमी चेन्नई जो है वो भी एक सपोर्टिंग मेंबर है, ठीक है। चलो अब आगे बात करें यूनिकोड कंसोर्टियम की, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए में है। एंड यहाँ पर ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिकोड स्टैंडर्ड बनाती है टेक्स्ट के लिए और इमोजीज के लिए, एंड इसके अलावा ग्लोबल लैंग्वेज इंक्लूजन को ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट न्यूज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने लॉन्च किया है हाई स्पीड राउटर सक्षम 3000, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में भी आई थिंक कवर किया हुआ है एक बारी, चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं इसको। तो एक नेक्स्ट जनरेशन स्विच कम राउटर है जिसमें अल्ट्रा हाई थ्रूपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। किसने बनाया है, सीडॉट ने बनाया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर थ्रू आउट कैपेसिटी आपकी कितनी है, 25.6 TBPS है, टेराबिट पर सेकेंड। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 32 पोर्ट्स 400G के, इसके अलावा फ्लेक्सिबल स्पीड आपको मिलेगी 1G से 400G तक। यूज केसेस कब है, कभी से यूज कर सकते हैं, डेटा सेंटर्स 5-6G नेटवर्क्स में, AI वर्कलोड के लिए और क्लाउड इंफ्रा के लिए। प्रोटोकॉल सपोर्ट, लेयर 2 स्विचिंग, IP राउटिंग, MPLS, टाइम सेंसिटिव नेटवर्किंग, तो यहाँ पर PTP प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल और सिंक्रोनस इथरनेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, CROS, ठीक है, जो सी राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम। फीचर्स क्या है, लेटेंसी एंड एफिशिएंसी की, देखो ये सारा डेटा तो आपको याद करना पड़ेगा, आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चीजें तो अपने आप से रटनी ही पड़ेंगी, रटने का काफी रहता है आजकल करंट अफेयर्स में चीजें, है ना, समझाने का थोड़ा कम आ रहा है, बट कोई बात नहीं है, आप लोग ना PDF से इसको अभी अभी जैसे जैसे न्यूज आती जा रही है वैसे रटोगे तो लास्ट में रिवाइज करते टाइम पे थोड़ा आसानी पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे मॉडर्न डेटा सेंटर्स में, जहां पर डिवाइसेस जैसे कि सक्षम 3000 जो है वो डिप्लॉय होती हैं डिफरेंट लेयर्स पर। चलो, SMPP यहाँ पर सिक्योर कर रहा है 300 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट्स, ठीक है। तो SMPP लिमिटेड इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, इंडिया के ही है ये। एंड यहाँ पर 2 इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, एक बुलेट प्रूफ जैकेट्स के, एक बुलेट प्रूफ हेलमेट्स के, ठीक है। एडवांस बॉलिस्टिक हेलमेट्स इनको यहाँ पर देने हैं, कितने कितने देने हैं, 27,700 और 11,700। की फीचर्स क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें तो हाई थ्रेट कॉम्बैट एनवायरनमेंट में काम आएगा जब ज्यादा वॉर वगैरह चल रहा हो, डायनामिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, इम्प्रूव्ड वेट मैनेजमेंट, क्विक रिलीज सिस्टम है, यहाँ पर रैपिड रिमूवल हो जाएगा आपका, फटाफट से उसको गोली को निकाल सकते हैं, हाई वेलोसिटी आर्मर पियर्सिंग राउंड्स, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी पर भी अगर कोई गोली आ रही है तो भी ये उसको बचा लेगा, उससे आपको बचा लेगा, ठीक है। वर्ल्ड के फर्स्ट हेलमेट हैं जो कि प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट स्टील कोर AK-47 बुलेट्स। आपको पता है ना, पाकिस्तान के ज्यादातर टेररिस्ट जो हैं वो AK-47 ही लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से इतना उनको प्रोक्योर कर पा रहे हैं, इसको मेजरली US से ही कर पाते हैं। तो सुपीरियर हेड प्रोटेक्शन जो है वो क्लोज क्वार्टर बैटल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पता है US क्या करता है ना, US के पास डिफेंस कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, तो वॉर तो US को कराने ही पड़ेंगे, वरना वो कंपनीज जो हैं वो बड़े उसको टैक्सेस कैसे पे करेंगी, राइट। चलो, मेड इन न्यू दिल्ली, 90% मार्केट शेयर है SMPP का इंडिया के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में, और R&D फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 17 पेटेंट्स ऑलरेडी फाइल्ड है, तो 10 पेटेंट्स जो हैं वो इनको ग्रांट भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए हम बूस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ,
फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपकी होल्ड हो रही है कहाँ पर, सेविल स्पेन में हो रही है। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 10 साल में एक बार होती है, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी है, चौथी है, तो 40 साल पहले स्टार्ट हुई होगी, है ना। तो क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर इंडिया के पार्टिसिपेशन में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जाएंगी और यहाँ पर बोलेंगी टैक्स लगा दो। फिर डेलीगेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये लोग भी जाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो लोग जाते हैं। टॉपिक और डिटेल्स देख लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो है 15,000 डेलीगेट्स आएंगे, 50 हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कोर एजेंडा क्या है, जो एमर्जिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं ग्लोबली, इसके अलावा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन करना है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। न्यू इनिशिएटिव की बात करें तो रेजिलियंट रेमिट, तो यहाँ पर रेमिट क्या है, रेमिटांसेस, जो दूसरे देश से हमारे देश में पैसा भेजते हैं लोग, और हमारे देश से दूसरे देश में जब यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, इंडिया में अर्न करेंगे और अपनी फैमिली के लिए भेजेंगे बाहर, ठीक है। तो 44.26 यूरो मिलियन, ठीक है, मिलियन यूरोस जो है उसका इनिशिएटिव है, ताकि रेमिटेंस ट्रांसफर कॉस्ट को हम रिड्यूस कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर एविएशन सॉलिडेरिटी कोएलिशन की बात की गई है, तो 8 कंट्रीज, कौन कौन सी है नाम याद कर लेना, फ्रांस, केनिया, बारबाडोस, स्पेन, सोमालिया, बेनिन एंड सिएरालोनी, एंटीगुआ, बारबुडा, ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं ऑन प्रीमियम एयर ट्रेवल, ठीक है, ताकि सपोर्ट कर पाए डेवलपमेंट गोल्स को। सिविलिया का क्या कमिटमेंट है, जहां पर ये हो रही है स्पेन में, तो यहाँ पर 130 इनिशिएटिव्स जो है वो कंक्लूड किए गए हैं अंडर द एसपीए, सस्टेनेबल पार्टनरशिप एजेंडा, एज द पार्ट ऑफ सिविलिया कमिटमेंट। तो अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंटली सिविलिया कमिटमेंट वाज सीन इन न्यूज, इज इट रिलेटेड टू व्हाट। तो नाउ, या फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसमें यहाँ पर कौन सी मिनिस्टर गई थी हमारी, ऐसे तो नहीं पूछेंगे, यही पूछ सकते हैं कि भाई इट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, FFD4, है ना। इसके अलावा कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। किसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्या क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं रेजिलियंट रेमिट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, 4.26 मिलियन यूरोस इनिशिएटिव है कि भाई हमारी रिड्यूस करेंगे रेमिटेंस कॉस्ट्स को, ठीक है। अब फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, FFD के बारे में। तो यूएन लेड प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को डिस्कस करता है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करें, इनइक्वालिटी को कम करें और फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करें, ठीक है। इससे पहले की जो 3 कॉन्फ्रेंसेस है वो कहाँ हुई है, सबसे पहली कहाँ हुई है ये पूछ सकते हैं, तो मॉनिटरी में हुई है, दूसरी दोहा में हुई है, और तीसरी एडिस अबाबा में हुई है, यूथोपिया की ये कैपिटल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ईरान ने अब कॉपरेशन जो है IEAI के साथ में वो अब यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि यूएसए और इजराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं अभी तक तो शायद हम न्यूक्लियर वॉर वगैरह के उसमें पक्ष में नहीं थे, अब हमारे पास पता नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक बिल था जो कि यहाँ पर पास करा है कि सस्पेंड करें सारा कॉपरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूएन का न्यूक्लियर वॉच डॉग है। अब यूएन के न्यूक्लियर वॉच डॉग क्या करेंगे जब यूएन ही यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। तो एयर स्ट्राइक्स आ रही थी यूएसए से, इजराइल से, वो सब तो आपको पता ही है इनके बीच में क्या चल रहा है। तो ईरानियन पार्लियामेंट की बात करें तो इसका नाम है मजलिस, इन्होंने ये बिल पास करा है 221 वोट्स के साथ में, और कोई भी ऑपोजिशन देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिली, केवल 1% एब्सेंट थे। गार्जियन काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेशन ने इसे अप्रूव किया है, प्रेसिडेंट ने यहाँ पर लॉ को साइन कर दिया जुलाई 2025 में। क्या है कि अब IAI के साथ में कोई भी कॉपरेशन नहीं होगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर और सेफगार्ड एग्रीमेंट्स के लिए। ये इंडिया भी नहीं साइन कर रहा है बहुत टाइम से ना, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर मान लो अगर पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई और इंडिया ने साइन कर दिया, तो इंडिया यहाँ पर फिर न्यूक्लियर वॉर वगैरह कैसे कर पाएगी, पाकिस्तान का कोई भरोसा तो है नहीं, आधे पागल लोग बैठे हुए हैं वहां पर,
है ना, इसीलिए यहाँ पर इंडिया भी एनपीटी को साइन नहीं कर रही है, और हमेशा इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इसके लिए ये बनाया जाता है कि नहीं भाई साइन कर दो, बट इंडिया नहीं करना चाहता। ठीक है, चलो इसके बाद में आईएए का जो इंस्पेक्शन है ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर, अब वो भी नहीं करने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर इंस्पेक्टर्स को बार कर दिया है कि आप हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी विजिट नहीं करोगे अनलेस कि यहाँ पर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपको ऑथराइज करती है। बैकग्राउंड ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो यूएसए और इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की थी। कहीं ना इनका कोशिश रहती है कि पूरे एशिया को ना हिलाकर रख दे। जितना भी आपका यूएस वाला साइड हो गया, अमेरिकन रीजन हो गया, नॉर्थ अमेरिकन टू बी प्रिसाइज, और आपका यहाँ पर बेसिकली यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गए, है ना, तो ये जो पुराने हमारे कॉलोनाइजर्स थे, ये अभी भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा देश है या हमारे जो एरियाज हैं, ठीक है, अफ्रीका को थोड़ा सा डिसस्टेबल रखें। इसके अलावा यहाँ पर चाइना को हिला दे। चाइना तो लेकिन पता नहीं कितना आगे बढ़ चुका है। इंडिया में तो अभी लैंग्वेज वॉर्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं, तो यही इनका काम होता है कि भाई लड़ाइयां कराते रहो। अच्छा चलो आ जाओ वापस। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेना ऑस्ट्रिया में है। एंड यहाँ पर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की लोग बात करते हैं। पेरेंट कौन है? यूएन है। इम्प्लीमेंट करते हैं एनपीटी सेफगार्ड्स एंड यहाँ पर मॉनिटरिंग। ठीक है, 29 जुलाई 1957 में इसको फाउंड किया गया था, वो भी बता देती हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्विक फैक्ट्स की, तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? मसूद पाजिशकियान। कैपिटल तेहरान है। करेंसी ईरानियन रियाल है। पार्लियामेंट मजलिस है, अभी देखा था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी गार्जियन काउंसिल है, और सिक्योरिटी बॉडी आपकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। जीसीएफ ने अप्रूव किया है 200 मिलियन फॉर एडीबी लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई है? पैपुआ न्यू गिनिया में हुई है, जहां पर इन्होंने बोला है कि इंडिया में अब हम क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। तो 200 मिलियन डॉलर्स इंडिया को यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इंडियन ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी इनिशिएटिव के अंडर ये पैसा इंडिया को मिला है, जो कि रुपीस के टर्म्स में बात करें तो 17.07 बिलियन तक पहुंचेगा। तो लार्ज स्केल पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है हाई इंपैक्ट एमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स के अंडर। अब फंडिंग जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरफ से यहाँ पर है। इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। कंट्री जो है वो इंडिया है। प्रोजेक्ट मॉडल क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे टू एलिजिबल इंडियन डीएफआईज। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में अलग अलग हैं, तो उनमें से जो भी एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पर फाइनेंस किया जाएगा। फिर वो यहाँ देखो क्या होगा, डीएफआई को ये लोग पैसा देंगे, ठीक है, उधार पर ही देंगे ऑफकोर्स। फिर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होगा, जो भी नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, उसमें डीएफआई इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। क्लीन टेक फोकस की बात करें तो राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रूरल एरियाज में, और डिसेंट्रलाइज्ड आरई सॉल्यूशंस, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली क्लीन टेक में आपका क्या आएगा? क्लीन एनर्जी में नॉन फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, राइट। अभी ग्रीन हाइड्रोजन पर इंडिया में बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो वो याद हो गया। कंप्रेस्ड बायोगैस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो वो रूरल एरियाज की बात करें, और डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। इसमें रिस्क मिटिगेशन के लिए बात करें तो 65 मिलियन जो है वो रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी। अब कोई प्रोजेक्ट नहीं चला तो पैसा यहाँ पर जो है डूब जाएगा, तो इसीलिए रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी यूज की जाती है, ताकि पार्शियल क्रेडिट गारंटीज हम प्रोवाइड कर पाए स्मॉलर बायोगैस डेवलपर्स के लिए। ओके चलो, अब अगर हम बात करें ये किसका पार्ट है, तो जीसीएफ का ब्रॉडर एफर्ट है कि 1.2 बिलियन डॉलर जो हैं 17 क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे एशिया और अफ्रीका में। इसमें से इंडिया को 200 मिलियन रुपए मिल गए हैं, ठीक है, डॉलर सॉरी, 200 मिलियन डॉलर्स मिल गए हैं, और ये किसके थ्रू मिली है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। अब बात करें अगर ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो यहाँ पर पर्पस क्या है इसका, कि डेवलप करेंगे कंट्रीज को कि रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को और क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करें। एस्टैब्लिश करेंगे अंडर यूएनएफसीसीसी। 2010 कैनकुन कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिश हुआ था। ऑपरेशन जो है 2015 में शुरू हुए थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की हैं माफल्डा ड्यूआर्टे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंसिचन साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में है, याद रखना, साउथ कोरिया में बहुत कम हेडक्वार्टर्स होते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसका तो आपको हेडक्वार्टर याद हो चुका होगा, मनीला फिलीपाइंस में है।
फाउंड हुआ था ये 1966 में। मेंबर इसके 68 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो मंगास्तु अस्कावा है। फोकस पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये दो छोटी छोटी सी न्यूज हैं। तो सेबी ने अप्रूव किया है मोबीक्विक सिक्योरिटीज को कि अब आप स्टॉक ब्रोकर की तरह काम कर सकते हैं। अब जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन ये सब एप्स है ना, वैसे ही, और क्लियरिंग मेंबर की तरह भी। तो इनकी पेरेंट कंपनी है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। यहाँ पर अब सेबी ने इनको बोला है कि आप स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं। परपेचुअल है वैलिडिटी, परपेचुअल मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम के लिए है। एंटिटी जो है यहाँ पर अब आपकी क्या बनेगी, मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करेगी, क्लियरिंग मेंबर की तरह काम करेगी। तो वॉलेट, पेमेंट सिस्टम और लैंडिंग, इन सब में भी ये एग्जिस्टिंग सर्विसेज को इंटीग्रेट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सेबी का कमिटमेंट है कि फाइनेंशियल एक्सेस को ब्रॉडन करेंगे और फिनटेक पार्टिसिपेशन जो है वो फॉर्मल मार्केट्स में अनेबल करेंगे। तो उसी के लिए है। तो अब ये पेटीएम, मनी, ज़ीरोधा, ग्रो इन सब के साथ में कम्पीट करेगी। सेबी का आपको पता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। एक बार यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेबी के एग्जाम में पूछा गया था कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और सिर्फ मुंबई के बारे में नहीं पूछा गया था, दलाल स्ट्रीट प्रॉपर एड्रेस दे रखा था। स्टैब्लिश होगा 1992 में। चेयरपर्सन इसकी चेंज हो चुके हैं, अब तो माधुरीपुरी बुरुच नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। साहिल किनी, इनको अपॉइंट किया है एज सीईओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब, आरबीआईएच। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। इन्होंने राजेश बंसल को रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि फाउंडिंग सीईओ थे और 4 साल का इनका टर्म था, जो अप्रैल 2025 में खत्म हो गया। प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ये मैककिंजे कंपनी में काम कर चुके हैं। ठीक है, टाइटन में, मैग्नेट वर्क्स में और स्पाडा में। देखो, अब ये ना आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट कंपनी कौन सी थी, जैसा कि अभी आजकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में स्पेशली। 2018 में इन्होंने सेतु जो है वो फाउंड किया था, को फाउंड किया था, एपीआई फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म। कोर मेंबर है ये आईस्प्रिट फाउंडेशन के, जिसने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है इंडिया स्टैक प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि आधार और यूपीआई। आरबीआईएच एस्टैब्लिश हुआ था 2022 में, होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, और इनोवेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट आ जाओ, सुकन्या सोनोवाल, इनको नेम किया गया है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के लिए। ठीक है, तो सुकन्या सोनोवाल जो है 4th ईयर की बीटेक स्टूडेंट है, बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग में, आईआईटी गुवाहाटी में। इनको कॉमनवेल्थ यूथ पीस यूथ पीस का एम्बेसडर बनाया गया है। सॉरी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया था। तो शी विल सर्व एज कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस लीड ऑन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ साइपैन फॉर 25 to 2027 टर्म। अब यहाँ पर ये क्या है, यूथ लेड इनिशिएटिव है, जहां पर 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है उनमें पीस, रेस्पेक्ट और काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं, जो यूके की कॉलोनीज बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एम्बेसडर्स जो होते हैं वो कितना उनका एक्सपीरियंस रहा है पीस बिल्डिंग में, कॉमनवेल्थ वैल्यूज के लिए और पॉलिसी एडवोकेसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। ठीक है, तो इनका यहाँ पर कम्युनिकेशन और आउटरीच में काफी ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा ये को फाउंडर है स्टैम वाइब की, जो कि स्टैम एजुकेशन अंडर विकसित भारत का एक इनिशिएटिव है, और 3000 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अभी तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये आज की लास्ट न्यूज थी। इसके अलावा एक और न्यूज थी जो मैंने सोचा कि इसमें नहीं लेकर आती हूँ। तो दीपिका पादुकोण जो है उन्हें एक वॉक ऑफ फेम कुछ समथिंग रहता है हॉलीवुड का, उसमें पहली बार किसी इंडियन को चुना गया है, तो वो दीपिका पादुकोण है। वो भी अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, तो ऐसे बस नाम याद कर लो। ठीक है, बाकी कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप लेक्चर आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है और आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। इसके अलावा चैनल को जो है शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लेलिस्ट में जाकर देख लो जो जो एग्जाम्स आप दे रहे हो उससे रिलेटेड काफी सारे अच्छे वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। एंड इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज चल रहे हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन के कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि आपको आरपी एकेडमी से मिल जाएंगे। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। लेट अस मीट टुमारो with some new information. Thank you so much.